तो दोस्तों आज हो गया 1 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात के मोरबी जिले में रविवार को माछू नदी पर बने एक तारों के पुल गिर जाने से 134 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पुल के ढहने के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने सोमवार को कहा है कि हमने आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में रेवा कंपनी के प्रबंधक और टिकट क्लर्क शामिल हैं। उन एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन्हें पुल के रखरखाव और संचालन का काम सौंपा गया था। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की थी। दिल्ली के कुल 34 लाख लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए फॉर्म भरा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 57 लाख बिजली उपभोक्ता है। दिल्ली सरकार ने बताया कि जो लोग बिजली सब्सिडी योजना का आवेदन नहीं कर पाए हैं वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी बताया है कि 31 अक्टूबर के बाद आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने के बिल का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले मई में शीर्ष अदालत ने क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया था। कथित शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसलिए 5 हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने पिछले आदेश की अवधि समाप्त होने से पहले मामले को सूचीबद्ध करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में देशद्रोह कानून में बदलाव ला सकती है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया वक्त। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह कानून में बदलाव ला सकती है। शीर्ष अदालत ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम अदालत ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही जो 2024 में विपक्षी एकता के रास्ते में बाधा बन सकता है। आपको बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने टीआरएस से गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने केसीआर की नेशनल पार्टी को लेकर भी तंज किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा को छोड़कर हमने सही निर्णय किया है। वर्ष 2017 में गलती की थी, अब सही जगह आ गए हैं। अब उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी पार्टी के लोगों की राय से ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। भाजपा को छोड़कर हम लोग वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र कर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा है कि कहीं लोजपा की हालत भी वीआईपी पार्टी जैसा ना हो जाए, इसलिए चिराग पासवान को संभल कर रहने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने दूसरी पार्टियों को भी घेरा और कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात चुनाव में पूरी तरह से उतरने को तैयार है। केंद्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने जोर दिया है कि ये कानून असम में अवैध प्रवास या भविष्य में देश में किसी भी तरह की विदेशियों की आमद को प्रोत्साहित नहीं करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने CAA के आवेदन से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों को हटाए जाने का भी यह कहकर जोरदार बचाव किया है, क्योंकि यह मूल निवासी के जातीय भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है और ये भेदभावपूर्ण नहीं है। भोले भाले लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली चीनी ऐप कंपनियों की अब खैर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर्ज देने वाली ऐप्स के खिलाफ कानून की एजेंसियों से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि चीन के नियंत्रण वाली इन कंपनियों के उत्पीड़न और पैसा वसूल करने के सख्त तरीकों की वजह से आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि इस मुद्दे ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव खत्म होने के बाद अब राजस्थान संकट खत्म होने के कगार पर है। इसको लेकर हाल फिलहाल में कई मीटिंग हुई है। इसमें सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच 27 अक्टूबर को हुई मुलाकात भी शामिल है।
माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान पायलट और खरगे के बीच अलग अलग मुद्दों के साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस के संकट पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और पार्टी विधायक हाईकमान के एक लाइन के प्रस्ताव पर हामी भरेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को एक बार फिर बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस के 20 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। उन्होंने पिछले हफ्ते तेलंगाना के एक फार्म हाउस में हुई घटना की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कही है। इसके साथ ही केसीआर ने उन विधायकों की तारीफ की है जिन्होंने 100 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया। आपको बता दें कि केसीआर ने ये बातें मुनुगुड़े उपचुनाव से पहले कही है। गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए एक पैनल के गठन की घोषणा के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर निशाना साधा है। रविवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में केजरीवाल ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार को यूसीसी बनाना चाहिए। ये सभी समुदायों के विचार लेकर किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती करने की तैयारी में योगी सरकार, खाली पदों का मांगा गया ब्यौरा। जी आपको बता दें कि यूपी सरकार जल्द ही शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने पहले दिन बीजेपी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले पर घेरा। ओवैसी ने कहा कि मैं हैरान नहीं हूं, जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो बीजेपी इस तरह के मामलों को ही सामने लाते हैं। बीजेपी अब हर तरह के मामलों में विफल हो रही है, चाहे वो कोविड महामारी का दौर है या महंगाई का मसला। इसलिए वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन विषयों को ला रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हालांकि गुजरात के आदिवासी लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐलान किया है कि राज्य में उपनिवेशवाद यानी गुलामी के सभी प्रतियों के नाम बदले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने निर्देश दिया है कि राज्य में उपनिवेशवाद के सभी प्रतियों का दोबारा नामकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में उपनिवेशवाद के सभी प्रतियों को बदला जा रहा है। उत्तराखंड में सड़कों और शहरों का नाम अंग्रेजों के जमाने के हैं, जिनको बदला जाएगा। बीते दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है और रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी का नया बॉस बनने के बाद खड़गे के सामने आने वाले समय में कई चुनौतियों से सामना होने की उम्मीद है, जिसमें से राजस्थान संकट एक है। उन्हें राजस्थान में लंबे समय से चल रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कथित लड़ाई को न सिर्फ शांत करना होगा, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ कड़े फैसले भी लेने होंगे। गुजरात में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने शनिवार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में अब एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा फिर से शुरू हो गई है।